Hello friends, welcome to the Hindu editorial analysis. Today at the 12th of the October 2023, we will discuss editorial published in the Hindu newspaper. आज है 12 अक्टूबर और आज का एडिटोरियल जो है द हिंदू में पब्लिश हुआ है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म इज ए स्ट्रांग इन ए लूप। इसके राइटर है शशि थरूर जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा। ये यूनाइटेड नेशन में पहले काम भी कर चुके हैं और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है चेयरपर्सन का इलेक्शन जो सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन में लड़ चुके हैं लेकिन हार गए थे। तो इन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है कि जो यूनाइटेड नेशन है जिसका मेन विजन था, मिशन था कि वर्ल्ड में एक शांति स्थापना करनी है, लेकिन वो एक्चुअल में फेल है। दूसरी बात, वो फेल तो है लेकिन उसमें कोई रिफॉर्म नहीं कर रहा है और एक लूप में फंस करके रह गया है। कोई रिफॉर्म न होने की वजह से कोई वहाँ पर एक्शन नहीं हो पाता है। आज विश्व में देख रहे हैं एक देश दूसरे देश पर हमला कर रहा है या आंतरिक कलह है या दूसरे देश को उकसाया जा रहा है, परंतु यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर पा रहा है। दूसरी बात है, भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर के रूप में सदस्यता मिलनी चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। जीडीपी के मामले में भी हम 5th नंबर पर हैं। हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जो है हम जीडीपी में 3rd नंबर पर आ जाएंगे। इसके अलावा जियोग्राफिकली हम जो है 17% जो है हमारा रीजन वर्ल्ड को हम ऑक्युपाई करते हैं। इसके बावजूद हमें परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जा रहा है। तो अभी देखा गया है हाल ही में यूनाइटेड नेशन की जो है मीटिंग थी, जो बैठक थी, उसमें कुछ चीज़ें सामने निकल कर आई कि जो फंडामेंटल रिफॉर्म यूनाइटेड नेशन में होने चाहिए वो हो नहीं रहे हैं। और जो जनरल असेंबली की मीटिंग हुई है उसमें कुछ चीज़ें उठ करके सामने आई हैं। बता दें, यूनाइटेड नेशन का स्थापना जो है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूनाइटेड नेशन का मेन उद्देश्य था विश्व में जो वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ, वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकेंड, उससे बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत सारे जो है तबाही आ गई, ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल या अन्य रिसोर्सेज की बहुत हानि हुई थी। इस वजह से उसका स्थापना किया गया कि विश्व में शांति स्थापित किया जाएगा। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए अब उसमें रिफॉर्म न होने पर जैसे बहुत रिजिड सिस्टम होने की वजह से वो फेल है। तुर्की जिसको पहले तुर्की कहा जाता था, तुर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्दोगन ने क्या कहा, द सिक्योरिटी काउंसिल हैज सीज टू बी द गारंटर ऑफ द वर्ल्ड सिक्योरिटी एंड हैज बिकम ए बैटल ग्राउंड फॉर द पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ऑफ ओनली 5 कंट्रीज। तो तुर्की के प्रेसिडेंट का कहना ये सही है कि प्रेजेंट टाइम में जो यूनाइटेड नेशन की पोजीशन है वो एक्चुअल में उसको उस एम से नहीं बनाया गया था। इसका मेन एम था कि वर्ल्ड में एक गारंटी स्थापित हुई, एक यूनाइटेड नेशन एक गारंटर की तरह काम करेगा वर्ल्ड सिक्योरिटी और पीस के लिए। लेकिन आज ये क्या है, जो 5 कंट्री हैं जो जिनके पास वीटो पावर है, जो परमानेंट मेंबर हैं, उनके बैटल ग्राउंड के रूप में बन गए। और देखा जाए तो वहाँ की जो लोकल अपनी पॉलिटिक्स की वजह से, अपने फायदे की वजह से लोग यूनाइटेड नेशन जैसे मंच का प्रयोग करते हैं। यूनाइटेड नेशन के जो है सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने खुद कहा कि द वर्ल्ड हैज चेंज, आवर इंस्टीट्यूशन हैव नॉट। पूरा संसार तो चेंज हो गया है लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट ही नहीं चेंज हो रहा है। वी कैन नॉट इफेक्टिवली एड्रेस प्रॉब्लम एज दे आर if institutions do not reflect the world as it is. Instead of solving problem they risk becoming part of the problem. तो ये एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि बहुत सही है कि हम जो हैं इफेक्टिव रूप से किसी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी हो जा रही है और एक्चुअल में जिस वर्ल्ड को हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए था, हमारा रिफ्लेक्शन होना चाहिए था, उस वर्ल्ड को हम रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे हैं और हम जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय खुद ही प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं। इससे पहले ब्रिक्स सम्मेलन जो साउथ अफ्रीका में हुआ है उसमें भी एंटोनियो गुटेरेस जो है एक गेस्ट थे, उसमें भी उन्होंने कहा था कि वी आर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पास्ट। हम जो है बीते हुए दिनों के इंस्टीट्यूशन के हिस्से बन करके रह चुके हैं। तो एंटोनियो गुटेरेस जो है अब खुद ही यूनाइटेड नेशन की क्रिटिसिज्म करते हैं, यानी उनका खुद मानना है कि रिफॉर्म होना चाहिए। लेकिन जब रिफॉर्म की बात आती है तो चाइना उसमें अड़ंगा लगाता है, कभी कभी रसिया भी, लेकिन स्पेशली रसिया कुछ नहीं करता है, न्यूट्रल पोजीशन अपनाता है, लेकिन चाइना भारत के खिलाफ हमेशा खड़ा रहता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो पॉलिटिक्स यहाँ चल रही है, इन जो 5 मेंबर हैं परमानेंट मेंबर, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, इनका एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन है। वो उनके पास एक प्रिविलेज है, अगर कोई भी रेजोल्यूशन उसमें आता है, कोई डिसीजन अगर होना है तो वहाँ पर वोटिंग होती है। सारे वहाँ पर 193 देश हैं, लेकिन 193 देशों में अगर कोई 192 देश एक तरफ हों और एक देश इसमें से जो P5 हैं इनमें से एक देश वीटो कर दे तो रेजोल्यूशन आ ही नहीं सकता है। यानी इस तरीके से देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है।
अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए स्पेशली इंटरव्यू में, एक आर्गूमेंट किया जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग तो सबको इक्वल राइट मिलने चाहिए, सबका रिप्रेजेंटेशन इक्वल होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर एक जो है वीटो सिस्टम लाया गया है जो केवल 5 लोगों को मिला है, और वो 1% वीटो करेगा तो सारे मेंबर धाराशायी हो जाएंगे। यानी देखा जाए तो भस्मासुर मॉडल है कि भस्मासुर जो है जैसे हाथ रखेगा सारे भस्म हो जाएंगे, उस तरीके के सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है। और यहाँ पर देखते हैं 1945 में जब इसकी स्थापना हुई, वीटो पावर दिया गया, तो एक्चुअल में इन लोगों ने अपने उस समय के पावर का प्रयोग किया और चाइना ने स्पेशली किया। लेकिन इसमें देखा जाए भारत की भी गलती है, भारत को ऑफर किया गया था, परंतु जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे। हम उनको लगा कि हम ये एक गुटबाजी हो रही है, उन्होंने कहा कि हम इसमें मेंबर नहीं रहेंगे, परमानेंट मेंबर रहेंगे, लेकिन परमानेंट मेंबर नहीं रहेंगे। और फाइनली वो शिफ्ट हो गया चाइना को, चाइना परमानेंट मेंबर बन गया। अब चाइना ही भारत के परमानेंट मेंबर बनने पर हमेशा अड़ंगा लगाता है। शशि थरूर जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है, ये जो है पहले यूनाइटेड नेशन में काम कर चुके हैं। उन्होंने क्या कहा कि जब 1995 से पहले जो वहाँ पर सेक्रेटरी जनरल जो है बुतरस घाली थे, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की आवश्यकता है और 50वीं एनिवर्सरी 50th एनिवर्सरी से पहले हमें इसमें कुछ रिफॉर्म करने चाहिए। यानी 1995 में उन्होंने कहा रिफॉर्म करने चाहिए, लेकिन वहाँ पर कोई रिफॉर्म हुआ ही नहीं, कोई भी जो है ऐसी सिचुएशन ही नहीं क्रिएट हुई। और सारे देश एक्चुअल में उसके या तो कुछ इच्छुक नहीं है, जैसे जो बहुत छोटे देश हैं, जो मिडिल या लार्ज कंट्री हैं वो इच्छुक है, और जो P5 है परमानेंट मेंबर हैं वो इच्छुक नहीं है रिफॉर्म करने की। स्पेशली रसिया और चाइना बिल्कुल रिफॉर्म के पक्ष में नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस थोड़ा चाहते हैं रिफॉर्म, लेकिन वो भारत को इंक्लूड करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर देखता और समस्याएँ आ जाती हैं। तो 50वीं छोड़िए, 60वां, 70वां और 75वां यानी 50th, 60th, 70th और 75th जो है एनिवर्सरी यूनाइटेड नेशन की पास हो गई, और 24 अक्टूबर इसी साल 76 हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर कोई रिफॉर्म नहीं हुआ। तो ये बात देखने वाली है कि क्या यूनाइटेड नेशन एक रिजिड संस्था है जिसमें आज तक रिफॉर्म नहीं हुआ है। एक छोटा सा रिफॉर्म हुआ है 1965 में, उसे भी हम आगे देखते हैं। तो सिचुएशन को अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें ही एक तरीके से देखा एक रोग की स्थिति है। और रोग कैसी है, वो ऐसा रोग लग गया है यूनाइटेड नेशन को कि जिस रोग का डायग्नोसिस सबको पता है, वहाँ पर जितने कंट्री हैं सबको डायग्नोसिस पता है, लेकिन कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहता। यानी एक ऐसे पेशेंट के सिचुएशन हो गई यूनाइटेड नेशन की जिसके लिए डॉक्टर बहुत हैं, डायग्नोसिस सब करना चाहते हैं, परंतु कोई उसको प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहता है। 1945 में जो संस्था बनी उसकी आजकल रियलिटी यही है, जियो पॉलिटिकल रियलिटी यही है। और देखते हैं कि 1945 से आज तक जो है इसमें कोई विशेष चेंजिंग नहीं है। पहले इसमें 11 मेंबर हुआ करते थे सिक्योरिटी काउंसिल में, जो कि 5 जो है परमानेंट और 6 नॉन परमानेंट, जो कि 2 साल के चुने जाते थे। और उस समय स्थिति ये थी कि यूनाइटेड नेशन में 1945 में केवल 51 कंट्री, पूरे दुनिया के सभी मेंबर शामिल नहीं हुए थे। यानी इस तरीके से देखा जाए तो जो P5 थे वो 22% सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन आज स्थिति ये है 193 मेंबर स्टेट वहाँ पर हैं, 193 में जो है 15 हैं, यानी देखा जाए तो 15 मेंबर काउंसिल में सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं और 193 टोटल है। यानी टोटल 8% से कम ऐसे जो मेंबर हैं जिनके पास एक प्रिविलेज है। और ये चेंजिंग कब आई, 1965 में। इससे पहले ये संख्या और भी कम थी, यानी 1965 से पहले वहाँ पर केवल 11 मेंबर ही हुआ करते थे, 5 जो है परमानेंट और 6 नॉन परमानेंट। लेकिन 1965 में एक छोटा सा रिफॉर्म लाया गया और 11 से संख्या 15 कर दी गई नॉन परमानेंट मेंबर की। लेकिन इसके बाद से कोई रिफॉर्म नहीं हुआ, और जो कि रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, जैसा कि हमने कहा एंटोनियो गुटेरेस खुद चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा। उसके पीछे के कुछ कारण ऐसे हैं कि जैसे देखा जाए यूरोप की जो संख्या पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 5% के आसपास जनसंख्या है, लेकिन उसके पास 33% सीटें वहाँ पर उसको दी गई। जैसा कि हमने कहा P5 में कौन कौन है, चाइना है, रसिया है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है। अब क्या है, फ्रांस, ब्रिटेन, इनके पास जो है पावर है। रसिया, ये लोग रसिया को मानते ही नहीं हैं कि यूरोप में है, फिर भी 3 कंट्री यूरोप के हैं, एक एशिया का, एक नॉर्थ अमेरिका का। इनके पास कुल जो है 33% तक केवल यूरोप के पास कंट्रीब्यूशन है। जो नॉन परमानेंट मेंबर चुने जाते हैं उसको भी देखा जाए तो 33% इनका कंट्रीब्यूशन है। वहीं देखा जाए तो अफ्रीका से कोई नहीं है, साउथ अमेरिका से कोई नहीं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इससे कोई नहीं। एशिया में केवल एक
चाइना है और कुछ रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक जो है बहुत ही अनजस्ट कंडीशन है और इक्विटी की सिचुएशन तो बिल्कुल नहीं है, जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर जो है एक लिबरलिज्म के नाम पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अब देखा जाए इसमें इन्फ्लुएंस कैसे लोगों का है। इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन में सबसे ज़्यादा पैसों की बात की जाए तो कंट्रीब्यूशन करता है अमेरिका। अमेरिका के बाद जो अन्य कंट्री हैं उसमें सेकंड नंबर पर जापान और थर्ड नंबर पर जर्मनी कंट्रीब्यूशन करता है फाइनेंशियली। लेकिन यूनाइटेड नेशन के चार्टर की बात की जाए तो उसमें साफ साफ लिखा है इनमी स्टेट, इन जापान और जर्मनी आज भी इनमी स्टेट हैं, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड में वो जो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के खिलाफ थे, तो उनको इनमी स्टेट बनाया गया और वो आज भी उनके चार्टर में वैसे ही लिखा हुआ है, उतना तक रिफॉर्म नहीं हुआ। जबकि वही जापान और जर्मनी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। भारत भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। भारत टेंजिबल के साथ साथ इनटेंजिबल का मतलब जिसे हम छू नहीं सकते हैं, तो भारत जो है बहुत ज़्यादा पीस कीपिंग में अपने सिक्योरिटी पर्सनल को भेजता है। जैसे हम देखते हैं अफ्रीका के या दुनिया के अन्य देशों में जहाँ उपद्रव होते हैं, भारत के बहुत सारे सैनिक जाते हैं वहाँ पर शांति स्थापना के लिए। तो भारत सरकार पूरा खर्चा वहन कर रही है, एक ह्यूमन रिसोर्स भेज रहा है। तो भारत सरकार एक्चुअल में एक इनटेंजिबल रिसोर्स को भी दे रहा है और टेंजिबल को भी दे रहा है, जो कि डायरेक्ट हम मनी के रूप में जो है पे करते हैं। तो ये जो है चेंजिंग न होना भारत के लिए एक बहुत बड़ी खतरा है। इस तरीके से देखा जाए तो जो 1945 में भारत बना उसमें अब भारत मेंबर नहीं है, लेकिन आज भी उस अपॉर्चुनिटी को डिनाई किया जा रहा है इतने दिनों के बाद, जबकि हम वर्ल्ड के सबसे बड़े पॉपुलेशन के हैं। हमारी इकोनॉमी 5th नंबर पर है। हमारा जो यूनाइटेड नेशन में कंट्रीब्यूशन है, जैसा कि हमने कहा कि हमारा बहुत ज़्यादा है। पैसे तो देते हैं, साथ साथ पीस कीपिंग ऑपरेशन मिशन में भी जाते हैं। और हमारा इवोल्यूशन देखा जाए जो वर्ल्ड अफेयर की, तो हमारा जो है दशकों में बहुत ज़्यादा हमारा इवोल्यूशन हो चुका है। अब आगे देखा जाए इंस्टांस बाई कंट्रीज। अब कुछ कंट्री की बात करें, सिक्योरिटी काउंसिल में जो है रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा आवश्यकता तो है, लेकिन अगर देखा जाए तो हर कंट्री अलग अलग तरीके से इसे फील करते हैं। जो डिजर्व करते हैं और जिनको लगता है कि हमें मेंबर होना चाहिए परमानेंट, वो तो बात करते हैं। लेकिन जो बहुत छोटे कंट्री है, स्पेशली देखा जाए कुछ ऐसे कंट्री हैं जो इतने छोटे हैं कि उनको पता है कि उनकी स्टेटस कोई विशेष नहीं है, उनको न तो परमानेंट बनाया जाएगा, इवन उनको नॉन परमानेंट मेंबर भी नहीं चुना जाता है, तो उस कंट्री को कोई विशेष मतलब नहीं है। इसलिए उनको जो है रिफॉर्म हो न हो कोई उनको बेनिफिट मिलने वाला नहीं। यानी स्मॉल कंट्री तो इसमें आते ही नहीं। जो लार्ज हैं या मीडियम साइज के हैं वो चाहते हैं कि रिफॉर्म हो, लेकिन उनके रिफॉर्म में कोई जो है यूनाइटेड नेशन कोई विशेष काम नहीं कर रहा है। अब देखा जाए जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं इनको 2 साल के लिए चुना जाता है और परमानेंट ही हैं। 24 अक्टूबर 1945 से लेकर आज तक है, जब तक कि चेंज न हो। तो ये जो 10 लोग चुने जाते हैं ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं। लेकिन इसमें भी देखा जाए तो अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, एशिया से बहुत जो है डिफरेंस रखा जाता है, जबकि यूरोप से इनकी एक्चुअल में देखा जाए तो स्टेटस ज़्यादा मिलता है, उनको जो है रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा मिलता है। तो अब देखा जाए प्रॉब्लम की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन चार्टर में अगर हम प्रॉब्लम कहाँ पर है, एक्चुअल में देखा जाए जो हम उसे अमेंड करने की बात करते हैं उसके चार्टर में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ चीज़ें उसमें भी हैं। जैसे भारत के संविधान में ये लिखा है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा तो 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए ओवरऑल मेंबरशिप की, तभी जाकर के अगर वोटिंग होती है तब जाकर के वहाँ पर अमेंडमेंट हो सकता है। सेम वहाँ पर भी है कि अगर कोई यूनाइटेड नेशन के चार्टर में कोई परिवर्तन करना है, अमेंडमेंट करनी है, तो 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए ओवरऑल मेंबरशिप की। यानी 193 कंट्री हैं जिसमें 129 कंट्री एग्री होने चाहिए, वोट देने चाहिए। साथ ही साथ केवल वोट ही नहीं देना है, उनको अपने देश में जाकर के उन सभी 2/3 कंट्री को रेटिफिकेशन भी करना पड़ेगा पार्लियामेंट में। यानी एक बात होती है कि सिग्नेटरी और एक होता है रेटिफिकेशन। तो सिग्नेचर करने का मतलब है कि हम एग्री हैं उसके प्रिंसिपल से, लेकिन वो तब तक एक्टिव नहीं माना जाएगा जब तक कि अपने देश के पार्लियामेंट में उसको रेटिफाई न किया जाए। इस तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा टफ काम है, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी को जो है एग्री करना बहुत टफ काम है, परसुएड करना बहुत टफ है। दूसरी बात, अगर ऐसा हो भी गया तो अलग अलग देश अपने देश के पार्लियामेंट में क्या उसे रेटिफाई करा पाएंगे, क्योंकि हर देश की लोकल पॉलिटिक्स कुछ अलग ही दिशा में चलती होती है। दूसरी बात, यूनाइटेड नेशन की ही बात की जाए, क्या उसके जो सीनेटर हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो कि वहाँ पर कांग्रेस कहते हैं, और जो वहाँ का लोकसभा है उसे कांग्रेस, और जो उसका राज्यसभा है उसको सीनेट कहा जाता है, क्या सीनेटर रेटिफाई करेंगे वाशिंगटन में? ये खुद एक क्वेश्चन है। तो अब देखा जाए तो इंडिया के लिए, भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि भारत एक क्रेडिबल कंट्री है, इसको जो है मिलना चाहिए, लेकिन चाइना
विरोध करता है। साथ ही साथ यहाँ पर एशियन मेंबर के रूप में पाकिस्तान भी बहुत विरोध करता है। वो एक भारत को राइवल स्टेट, इंडिया को अपना स्ट्रेटजिक राइवल मानता है। इसके अलावा देखा जाए अगर ऐसा सिचुएशन आया कि भारत को परमानेंट मेंबर के रूप में बनाया जाए तो कुछ हद तक जो है इंडोनेशिया भी कुछ ऐसा फील करता है कि उसको जो है ये सही नहीं लगता है, क्योंकि इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, तो दोनों साथ देते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी जो है वो ऐसा फील नहीं करता है कि एशिया में भारत को मिले, वो चाहता है कि उसको भी मिले, लेकिन वो इतना बड़ा कंट्री नहीं है उसको मिले, उसको लगता है कि हमें नहीं मिल सकता है तो भारत को भी न मिले। वहीं बात की जाए लैटिन अमेरिका में, तो वहाँ पर लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील को जो है एक परमानेंट मेंबर की बातचीत चलती है, तो वहाँ पर अर्जेंटीना और मैक्सिको विरोध करते हैं। और उसके पीछे कारण क्या है, पुर्तगीज स्पीकिंग ब्राज़ील वाले जो है पुर्तगीज बोलते हैं। अच्छा, एक बात है जियोग्राफी की बात कि हम अमेरिका में एक वर्ड यूज करते हैं लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका क्या है? दरअसल कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को छोड़ करके मैक्सिको से लेकर के पूरा उत्तरी अमेरिका, पूरा दक्षिणी अमेरिका के जितने देश हैं उन्हें हम लैटिन अमेरिका कहते हैं। इसके पीछे कारण कि अमेरिका और कनाडा में इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन जो लैटिन अमेरिका है उसमें लैटिन लैंग्वेज बोला जाता है। इसी लैटिन भाषा बोलने की वजह से उसे जो कॉलोनी पीरियड से ही उसे एक लैटिन अमेरिकन कंट्री कह दिया गया। तो इसमें मैक्सिको या उसके जितने साउथ अमेरिका चाहे नॉर्थ अमेरिका कंट्री आते हैं सब उसमें है। जैसे पुर्तगाल जो है एक पुर्तगीज स्पीकिंग कंट्री है, इसलिए उसका भी जो है मैक्सिको अर्जेंटीना विरोध करते हैं। अफ्रीका में बात की जाए तो अफ्रीका में 54 देशों का देश है, सदस्य है, उसमें 2 परमानेंट सीट की बात होती है, लेकिन उसमें 2 परमानेंट सीट किसको मिलेगी? एक दावेदार है साउथ अफ्रीका। लेकिन जनसंख्या की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या नाइजीरिया की है। तो नाइजीरिया जो है हिस्टोरिकली एक लार्ज इकोनॉमी भी उसकी है, वहाँ पर पेट्रोलियम रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। तो पेट्रोलियम रिसोर्सेज जिसके पास है उसके वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा है, तो उसके पास एक कैंडिडेटशिप आ जाती है। साउथ अफ्रीका जो है उसका एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, उसका जो है उसकी इकोनॉमी भी लार्ज है। इसके साथ साथ देखा जाए तो इजिप्ट की बात की जाए तो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, वो भी डिमांड करेगा। तो अब इसमें भी समस्या आ जाएगी किसको यहाँ पर एक ये यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर के रूप में प्रमोट किया जाए। अब एक दूसरा प्रपोजल ये है, सजेशन है कि एक सेकंड कैटेगरी बनाया जाए कि परमानेंट मेंबर के साथ साथ सेमी परमानेंट मेंबर जिनका जो है टेन्योर 10 साल का हो और उनको इलेक्शन के माध्यम से चुना जाए, लेकिन ये फिजिबल नहीं लगता है। आगे देखा जाए कंटिन्यूइंग ग्रिडलॉक हम देखा जाए एक डेडलॉक की तरह बात करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम देख रहे हैं कि डेडलॉक या ग्रिडलॉक बने होने की संभावना है। ऐसे कोई रेजोल्यूशन वहाँ से आ ही नहीं रहा है। जैसा हमने देखा ये रशिया यूक्रेन के जो कॉन्फ्लिक्ट हुए उसमें रेजोल्यूशन लाया गया, लेकिन वो पास ही नहीं कर पाया यूनाइटेड नेशन। क्यों? क्योंकि रशिया और चाइना दोनों ने क्या किया, विरोध किया। भारत स्वयं अब्सेंट रहा। इसके पीछे कारण है कि उनकी जो मानसिकता है यूरोप और अमेरिका की, वो एक्चुअल में प्योर सही नहीं थी और वो जो है बायस्ड थी, पक्षपात थी, इसलिए भारत वहाँ से अब्सेंट रहा। क्योंकि हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, तो इसलिए हम वहाँ पर रशिया के खिलाफ वोटिंग नहीं कर सकते हैं। तो रशिया की बात की जाए तो रशिया का जो इंक्रीजिंग वीटो पावर है उसमें यूक्रेन मामले में तो रशिया ने अपने मामले में प्रयोग किया, साथ साथ उसने माली, सीरिया, नॉर्थ कोरिया के मामले में प्रयोग करता रहता है। और चाइना जो है भारत में, जब भारत कभी किसी टेररिस्ट को, आतंकवादी को, जो पाकिस्तानी आतंकवादी है उसको अगर भारत सरकार जो है वर्ल्ड लेवल का टेररिस्ट घोषित कराना चाहती है तो चाइना वीटो पर प्रयोग कर लेता है। इस तरीके से देखा जाए तो वहाँ पर एक रिफॉर्म की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। इसके पीछे कारण और है, 1944 में ही ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उससे 3 ऑर्गेनाइजेशन निकल करके आए हैं। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है अब एक्चुअल में नहीं है। और यहाँ पर जो है हम देखते हैं इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी आया था 1948 में, लेकिन एक्चुअल वो अब इस समय नहीं है। और वर्ल्ड ट्रेड WTO इस समय एक्टिव 1995 से। इन सब इस सिस्टम में भी वहाँ पर बायस्ड है, जो जिसका जितना प्रोपोर्शन जो है कंट्रीब्यूशन है। और स्पेशली रसिया ने, यूरोप वालों ने डिसाइड कर रखा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो चीफ होगा यूरोप के पसंदीदा व्यक्ति होगा और वर्ल्ड बैंक का जो चीफ होगा वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का होगा। इस तरीके से वहाँ पर भी देखा जाए तो कुछ बायसनेस दिखती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ग्लोबल सिस्टम है उसमें अभी बहुत सारे जो कॉमन प्लेटफार्म है वहाँ पर सभी देशों को इक्वल एक्सेस नहीं है। यानी हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में ही डेमोक्रेसी नहीं है। और भारत को परमानेंट मेंबर न बनाया जाना एक बहुत बड़ी समस्या है। ये आगे चल करके हम जानते हैं ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आए और चले गए। तो इस तरीके से इसका भी अस्तित्व धीरे धीरे संकट की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है
और अपनी बात कहने का मौका हर देश को मिलता है, चाहे उसको एक्चुअल में फॉलो भले ही नहीं कराया जाए, इसलिए इसका अस्तित्व बचा हुआ है। और चूंकि एक प्रेस्टीज का भी मामला है, इसलिए ये इसका अस्तित्व बचा हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल है स्प्रिंग क्लीनिंग। फिक्सिंग ग्रे एरिया इज गुड बट द जीएसटी रिजीम नीड ए ब्रॉडर रिफॉर्म प्लान। हम जानते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 से भारत में आया और इसके बाद से हम देख रहे हैं कि इसके जो है सरकार की पहले उम्मीद ये थी कि 1 लाख करोड़ रुपए पर मंथ हमें रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन सरकार की उम्मीदों से ज़्यादा एक महीना तो ऐसा आया कि 1,87,000 करोड़ मिल गया। एवरेज रूप से देखा जाए इस साल 2023 में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 अब 1 अप्रैल के बाद से 1,60,000 करोड़ से ज़्यादा जो है भारत सरकार एवरेज रूप से हर मंथ कमाया है। तो अब देखा जाए तो इसकी जो है एक मीटिंग अभी हुई है, उस मीटिंग में कुछ अच्छे निर्णय लिए गए। कुछ बहुत सारे दर्जनों ऐसे टैक्स थे जो एम्बिग्यूटीज थे, जो उनकी जरूरत नहीं थी, जो इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में काम करते थे जुलाई 2017 से, उन्हें हटाया गया है या कम किया गया। जैसे एक ऐसा टैक्स था, टैक्स ऑन कॉर्पोरेट एंड पर्सनल गारंटी फॉर बैंक लोन। कोई व्यक्ति बैंक लोन लेता है, चाहे पर्सनल लोन ले या कॉर्पोरेशन ले, कंपनियां वाले लें, तो उस पर बैंक गारंटी लेने पर भी जो है टैक्स देना पड़ता था, उसको सरकार ने रिमूव कर दिया। और साथ ही साथ जो मोलेसेस होते हैं, जो गन्ने की से चीनी बनती है, उसमें मोलेसेस निकलता है, सीरा या निकलता है, उससे जो है 28% टैक्स लगता था, उसे 5% किया गया है, जिससे कि उससे कैटल फीड बनता है, पशुओं के लिए चारा के कुछ चीज़ें बनती हैं, जिससे उसका कास्ट घटेगा। और मिल कंपनियां, जो शुगर मिल कंपनियां हैं, उनको जो है कुछ पैसा उनके बचेगा, तो जो किसानों का वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं गन्ने का, उसको पेमेंट करने में आसानी होगी। तो ये तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं। अगर देखा जाए इसमें जो सिग्निफिकेंट आउटकम एक और निकला है कि इस कमेटी में जो जीएसटी काउंसिल है, उसमें एक डिसीजन ये लिया गया है, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल यानी जो एक जो पीने के एल्कोहल है उस जीएसटी के अंडर नहीं, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है, एल्कोहल नहीं है, टरबाइन फ्यूल नहीं है, जो एरोप्लेन के फ्यूल हैं वो नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं या यानी पेट्रोलियम जो गैस है या फिर इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जीएसटी के बाहर हैं। तो सरकार ने ये कहा है कि जो एल्कोहल है वो स्टेट पर ही उसके पास पावर रहेगा, स्टेट के पास पावर रहेगा, कोई टैक्स लगाए और उसको वसूले, यूनियन गवर्नमेंट उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करने वाली है। लेकिन ये देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट बन जाता है इंडस्ट्री के लिए भी एल्कोहल, तो वहाँ पर कुछ समस्याएं हमेशा लेकर चलती रहती हैं। तो ये बात है, कभी कभी मामला कोर्ट तक पहुँच जाता है कि जो एल्कोहल है उस पर टैक्स कौन लगाएगा, कितना लगाएगा, क्योंकि जो राज्यों के पास दिया गया है एक्चुअल में वो पीने के लिए जो एल्कोहल है उसी का केवल पावर है। इसके पीछे कारण क्या है, जो पीने के एल्कोहल है, जो शराब लोग पीते हैं, उस पर जो टैक्स लगता है करीब 20% हर राज्य का रेवेन्यू वहीं से आता है। इसलिए कोई भी राज्य सरकार इस पक्ष में खड़े ही नहीं है कि जीएसटी के अंदर उसे लाया जाए, क्योंकि उसमें फिर यूनियन गवर्नमेंट का भी हिस्सा बन जाएगा। इस तरीके से देखा जाए तो जीएसटी काउंसिल जो है 2022 में केवल 2 बार मिली है, लेकिन इस साल वो 4 बार मिल चुके हैं। पिछले 4 महीने में तो 3 बार मिल चुके हैं। अब यहाँ देखने वाले उन्होंने जो एजेंडा सेट किया है, रिसेंट जो डिसीजन आए हैं, उसमें उन्होंने कहा कि जो जीएसटी कंपनसेशन की बात की गई थी, उसमें पहले ये था कि वो 5 साल तक कंपनसेशन देंगे, लेकिन कोरोना आने की वजह से समस्याएं कुछ आई और अब बढ़ा करके 2026 तक कर दिया गया है कि 2026 तक कंपनसेशन यूनियन गवर्नमेंट जो देगा। लेकिन उसमें ये चीज़ें हैं कि जो सेस और सरचार्ज लगाती है यूनियन गवर्नमेंट, वो पूरा का पूरा शेयर यूनियन गवर्नमेंट के पास रहता है, उसमें से किसी भी तरीके का कोई शेयर स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जाता है। उसके पीछे कार्य दिए गए कि जो सरचार्ज और सेस लगते हैं उससे कंपनसेशन दिया जाएगा राज्यों को। तो ये 2026 तक बढ़ाया गया है, अब उसके आगे देखा जाएगा क्या होता है। तो जीएसटी रिजीम की बात की जाए कि होलिस्टिक रिफॉर्म प्लान की आवश्यकता है और साथ साथ एक रोडमैप बनाने की जरूरत है कि जो चीज़ें एक्सक्लूड है, जैसा हमने कहा इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, एल्कोहल, टरबाइन फ्यूल, गैस सिलेंडर, इन सब चीज़ों को जो एक्सक्लूड है, क्या सरकार उसको इसमें इंक्लूड करने के पक्ष में, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी को तो लाना ही चाहिए 12% या 18%, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पर सरकार एक्चुअल में 36% टैक्स लगाती है, उसे कम करने का। एल्कोहल को भी लेके आना चाहिए, जैसे बिहार, गुजरात, मणिपुर, लक्षद्वीप, कुछ और नागालैंड ऐसे राज्य हैं जहाँ पर एल्कोहल बैन है। तो अगर यहाँ पर ये चीज़ें सामने आती हैं तो यूनियन गवर्नमेंट के माध्यम से टैक्स आएगा, साथ साथ सभी राज्यों का टैक्स का कंट्रीब्यूशन जब जीएसटी में होगा तो इन राज्यों को भी फायदा होगा, क्योंकि एक रिफॉर्म है, सोशल रिफॉर्म है। तो गुजरात, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, लक्षद्वीप को भी एक फ़ायदा मिलेगा। अगर जीएसटी में आता है तो उनके कंट्रीब्यूशन जो उनको शेयर मिलता है वो शेयर बढ़ेगा। तो ये रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। आगे देखा जाए तो एक आर्टिकल है, मोदीनॉमिक्स फेल टू बक द ट्रेंड। इसमें एक्चुअल में देखा जाए तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल
मोटिवेटेड न्यूज़ है। जो इकोनॉमी हमारी रही है प्रेजेंट टाइम में, यूनियन गवर्नमेंट जो हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार, उसके जो कुछ पॉलिसी हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी हैं जो 1947 से फिर एनालिसिस किए गए हैं कि देश में ग्रोथ रेट अगर देखा जाए तो जो देश का ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है, सन 2000 के बाद से बढ़ा ही नहीं है, लेकिन जबकि सरकार कहती है कि हमारा ग्रोथ रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड न्यूज़ है। तो ये हमारे एग्जाम के लिए स्पेशली जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है और है सेंट्रल पॉइंट, ये कांग्रेस से रिलेटेड है, पॉलिटिकल न्यूज़ है। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल। सो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड बने रहें। सो थैंक्स फॉर द वाचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।